15.1 परिचय। इकाई 15 नमूनाकरण की प्रक्रिया पर केंद्रित है, जो आपको अध्ययन किए जा रहे बड़े समूह से एक उपसमूह चुनने में मदद करती है। यह विभिन्न नमूनाकरण विधियों को कवर करता है और बताता है कि सही नमूना आकार कैसे निर्धारित किया जाए। आप ब्लॉक 6 में नमूनाकरण के विषय पर फिर से विचार करेंगे। इस विषय में महारत हासिल करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके द्वारा किए जाने वाले किसी भी प्रकार के शोध के लिए आवश्यक है। 15.2 नमूनाकरण। एक नमूना आबादी से चुना गया एक छोटा समूह है जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है। जब लागत, आवश्यक लोगों की संख्या या समय की सीमाओं के कारण सभी का सर्वेक्षण करने के लिए आबादी बहुत बड़ी होती है, तो पूरे का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सावधानीपूर्वक चयनित नमूना लिया जाता है। चित्र 15.1 देखें। चित्र 15.1 में दिखाए गए नमूने में पूरी आबादी की विशेषताएं प्रतिबिंबित होनी चाहिए। एक अच्छी तरह से चुना गया नमूना बेहतर परिणाम दे सकता है। उदाहरण के लिए, अच्छी तरह से प्रशिक्षित साक्षात्कारकर्ताओं की आवश्यकता वाले शोध में पूरी आबादी का सर्वेक्षण करने के लिए कई साक्षात्कारकर्ताओं को नियुक्त करने के बजाय कुछ प्रशिक्षित साक्षात्कारकर्ताओं द्वारा नमूना एकत्र करना अधिक प्रभावी हो सकता है। प्रशिक्षित साक्षात्कारकर्ता अप्रशिक्षित या कम प्रशिक्षित साक्षात्कारकर्ताओं की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाली जानकारी एकत्र कर सकते हैं। हालांकि, यदि जनसंख्या काफी छोटी है, तो पूरी जनसंख्या का अध्ययन किया जाना चाहिए। जब जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य से डेटा एकत्र किया जाता है, तो अध्ययन को जनगणना अध्ययन कहा जाता है। शोधकर्ता को लक्षित जनसंख्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। यह आरेख जनसंख्या, नमूना, मापदंडों और सांख्यिकी के बीच संबंध को दर्शाता है। जनसंख्या व्यक्तियों, वस्तुओं या घटनाओं का पूरा समूह जो रुचिकर है। आरेख में जनसंख्या को विभिन्न प्रतीकों से भरे बड़े वृत्त द्वारा दर्शाया गया है। ये प्रतीक जनसंख्या की विभिन्न विशेषताओं को दर्शाते हैं। नमूना अध्ययन के लिए चयनित जनसंख्या का एक उपसमूह। नमूने को दाईं ओर छोटे वृत्त द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें जनसंख्या से प्रतीकों का एक छोटा चयन है। पैरामीटर वे माप जो जनसंख्या की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। माप आमतौर पर अज्ञात होते हैं और उनका अनुमान लगाया जाना चाहिए। आरेख में मापदंड लेबल वाले बॉक्स द्वारा दर्शाए गए हैं। सांख्यिकी वे माप जो नमूने की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। सांख्यिकी का उपयोग जनसंख्या के अज्ञात मापदंडों का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। आरेख में सांख्यिकी को सांख्यिकी लेबल वाले बॉक्स द्वारा दर्शाया गया है। आरेख दर्शाता है कि जनसंख्या से एक नमूना लिया जाता है और नमूने से गणना की गई सांख्यिकी का उपयोग जनसंख्या के अज्ञात मापदंडों का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया को सांख्यिकीय अनुमान के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या ऐसे लोगों या चीजों का समूह है जो एक समान विशेषता या विशेषताएं साझा करते हैं। याद रखने के लिए दो मुख्य बिंदु हैं। पहला, जनसंख्या में उस समूह के सभी सदस्य शामिल होते हैं जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, और दूसरा, प्रत्येक सदस्य की विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। अब आइए चिंतन और कार्रवाई 15.1 पर चलते हैं। चिंतन और कार्रवाई 15.1। अपनी शोध परियोजना की इकाई की जनसंख्या की विशेषताओं को दर्शाने के लिए जनसंख्या, पैरामीटर, नमूना और सांख्यिकी के बीच संबंध का पता लगाएं। परिचय। सांख्यिकीय विश्लेषण के क्षेत्र में जनसंख्या, पैरामीटर, नमूना और सांख्यिकी के बीच संबंध को समझना सर्वोपरि है। ये अवधारणाएं एक छोटे उपसमूह से अवलोकन के आधार पर एक बड़े समूह के बारे में निष्कर्ष निकालने में मौलिक हैं। यह चिंतन इन अवधारणाओं का गहराई से पता लगाएगा और उन्हें एक काल्पनिक शोध परियोजना पर लागू करेगा, यह प्रदर्शित करते हुए कि वे कैसे परस्पर संबंधित हैं और जनसंख्या की विशेषताओं के सटीक प्रतिनिधित्व में योगदान करते हैं। मुख्य अवधारणाओं को समझना। जनसंख्या। सांख्यिकीय शब्दों में जनसंख्या उस पूरे समूह को संदर्भित करती है जो किसी अध्ययन का विषय है। यह समूह शोध फोकस के आधार पर लोग, जानवर, पौधे या यहां तक कि वस्तुएं भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, शैक्षिक परिणामों पर एक अध्ययन में जनसंख्या किसी विशेष देश या क्षेत्र के सभी छात्र हो सकते हैं। पैरामीटर। पैरामीटर एक संख्यात्मक मान है जो जनसंख्या की एक विशेषता को सारांशित करता है।
पैरामीटर आमतौर पर अज्ञात होते हैं क्योंकि जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को मापना आमतौर पर अव्यावहारिक होता है। उदाहरणों में जनसंख्या माध्य, औसत, जनसंख्या अनुपात और जनसंख्या विचरण शामिल हैं। नमूना नमूना अवलोकन और विश्लेषण के लिए चुनी गई जनसंख्या का एक उपसमूह है। नमूनाकरण इसलिए किया जाता है क्योंकि पूरी जनसंख्या का अध्ययन करना अक्सर असंभव या अव्यावहारिक होता है। नमूनाकरण का लक्ष्य नमूने का अध्ययन करके जनसंख्या के मापदंडों के बारे में अनुमान लगाना है। सांख्यिकी सांख्यिकी नमूना डेटा से गणना किए गए संख्यात्मक मान है। इनका उपयोग जनसंख्या मापदंडों का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। उदाहरणों में नमूना माध्य, नमूना अनुपात और नमूना विचरण शामिल हैं। ये नमूना सांख्यिकी जनसंख्या मापदंडों के अनुमान के रूप में काम करती हैं। जनसंख्या, पैरामीटर, नमूना और सांख्यिकी के बीच संबंध। इन अवधारणाओं के बीच संबंध को एक प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है, जहां हम जनसंख्या से शुरू करते हैं और गणना किए गए आंकड़ों के माध्यम से उस जनसंख्या के मापदंडों का अनुमान लगाने के लिए नमूने का उपयोग करते हैं। इस संबंध को इस प्रकार संक्षेपित किया जा सकता है। जनसंख्या से पैरामीटर। जनसंख्या में कुछ विशेषताएं होती हैं जिन्हें हम समझना या मापना चाहते हैं। इन विशेषताओं को मापदंडों द्वारा दर्शाया जाता है। जनसंख्या से नमूना। चूंकि पूरी जनसंख्या का अध्ययन करना अव्यावहारिक है, इसलिए हम जनसंख्या के एक प्रतिनिधि उपसमूह का चयन करते हैं, जिसे नमूना कहा जाता है। नमूना से सांख्यिकी। हम नमूने से डेटा एकत्र करते हैं और सांख्यिकी की गणना करते हैं, जो नमूना डेटा का संख्यात्मक सारांश है। सांख्यिकी से पैरामीटर। गणना किए गए सांख्यिकी का उपयोग जनसंख्या मापदंडों के बारे में अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, जिससे हमें जनसंख्या की विशेषताओं का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। एक शोध परियोजना के लिए आवेदन। भारत में हाई स्कूल के छात्रों के औसत शैक्षणिक प्रदर्शन को समझने के उद्देश्य से एक शोध परियोजना पर विचार करें। अध्ययन का उद्देश्य छात्रों के अंतिम परीक्षाओं में औसत स्कोर निर्धारित करना है। जनसंख्या को परिभाषित करना। इस परियोजना में जनसंख्या में भारत के सभी हाई स्कूल के छात्र शामिल हैं। इस समूह में विभिन्न राज्यों, शैक्षिक बोर्डों और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लाखों छात्र शामिल हैं। मापदंडों की पहचान करना। रुचि का प्राथमिक पैरामीटर जनसंख्या माध्य है, जो भारत में सभी हाई स्कूल के छात्रों का औसत अंतिम परीक्षा स्कोर है। अन्य मापदंडों में जनसंख्या मानक विचलन, स्कोर की परिवर्तनशीलता को समझने के लिए, और परीक्षा पास करने वाले छात्रों का अनुपात शामिल हो सकता है। नमूना चुनना। जनसंख्या के बड़े आकार को देखते हुए भारत में हर हाई स्कूल के छात्र से डेटा प्राप्त करना अव्यावहारिक है। इसलिए एक प्रतिनिधि नमूना चुना जाता है। इस नमूने में ग्रामीण और शहरी स्कूलों, विभिन्न राज्यों और विभिन्न शैक्षिक बोर्डों के मिश्रण से छात्र शामिल हो सकते हैं। अध्ययन के निष्कर्षों की वैधता के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि नमूना प्रतिनिधि है। सांख्यिकी की गणना करना। नमूने से अंतिम परीक्षा के अंकों का डेटा एकत्र किया जाता है। नमूना माध्य। नमूने में छात्रों का औसत स्कोर नमूना मानक विचलन के साथ गणना की जाती है। ये नमूना सांख्यिकी जनसंख्या मापदंडों के बारे में अनुमान लगाने के आधार के रूप में काम करती है। अनुमान लगाना। नमूना सांख्यिकी का उपयोग करके हम जनसंख्या मापदंडों का अनुमान लगाते हैं। उदाहरण के लिए, नमूना माध्य का उपयोग जनसंख्या माध्य के अनुमान के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन अनुमानों की सटीकता और विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए विश्वास अंतराल और परिकल्पना परीक्षणों का उपयोग किया जा सकता है। नमूनाकरण की भूमिका। नमूनाकरण प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है कि नमूना जनसंख्या का सटीक रूप से प्रतिनिधित्व करता है। इस मामले में स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण जनसंख्या के भीतर विविधता को पकड़ने में मदद करता है, जिससे नमूना अधिक प्रतिनिधि बन जाता है। सांख्यिकीय अनुमान। नमूने से सांख्यिकी की गणना करने और जनसंख्या मापदंडों का अनुमान लगाने के लिए उनका उपयोग करने की प्रक्रिया सांख्यिकीय अनुमान के महत्व को रेखांकित करती है। विश्वास अंतराल एक सीमा प्रदान करते हैं जिसके भीतर वास्तविक जनसंख्या पैरामीटर संभवतः आता है, जो अनुमान की सटीकता का एक माप प्रदान करता है। निरंतर सुधार। शोध प्रक्रिया पुनरावृत्त होती है।
एक अध्ययन से प्राप्त अंतर्दृष्टि बाद के अध्ययनों को सूचित कर सकती है, जिससे शोध विधियों में निरंतर सुधार और जनसंख्या मापदंडों के अधिक सटीक अनुमान हो सकते हैं। निष्कर्ष। निष्कर्ष में जनसंख्या, पैरामीटर, नमूना और सांख्यिकी के बीच संबंध सांख्यिकीय अनुसंधान में आधारभूत है। सटीक और विश्वसनीय अध्ययन करने के लिए इस संबंध को समझना महत्वपूर्ण है। एक काल्पनिक शोध परियोजना के माध्यम से इस प्रतिबिंब ने यह दर्शाया है कि ये अवधारणाएं कैसे परस्पर संबंधित हैं और जनसंख्या की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने में योगदान करती हैं। वैध और विश्वसनीय नमूनाकरण विधियों को सुनिश्चित करना, संभावित पूर्वाग्रहों को संबोधित करना और कठोर सांख्यिकीय तकनीकों को लागू करना इस प्रक्रिया में आवश्यक कदम है। इन चरणों का सावधानीपूर्वक पालन करके शोधकर्ता सार्थक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जिससे उनके द्वारा अध्ययन की जाने वाली जनसंख्या के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। 15.3 नमूनाकरण विधियों का वर्गीकरण। नमूनाकरण विधियों को संभाव्यता या गैर संभाव्यता में वर्गीकृत किया जाता है। यदि शोध का उद्देश्य निष्कर्ष निकालना या समग्र रूप से जनसंख्या को प्रभावित करने वाली भविष्यवाणियां करना है, जैसा कि अधिकांश शोध आमतौर पर होता है, तो व्यक्ति को संभाव्यता नमूनाकरण का उपयोग करना चाहिए। लेकिन यदि कोई केवल यह जानने में रुचि रखता है कि एक छोटा समूह, शायद एक प्रतिनिधि समूह, चित्रण या स्पष्टीकरण के उद्देश्य से कैसा प्रदर्शन कर रहा है, तो वह गैर संभाव्यता नमूनाकरण का उपयोग कर सकता है। आइए पहले संभाव्यता नमूनाकरण पर चर्चा करें। संभाव्यता नमूनाकरण। संभाव्यता नमूनों में जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की एक ज्ञात गैर शून्य संभावना होती है। सभी संभाव्यता नमूनाकरण दृष्टिकोणों के पीछे मुख्य बिंदु यादृच्छिक चयन है। संभाव्यता नमूनाकरण का लाभ यह है कि नमूनाकरण त्रुटि की गणना की जा सकती है, जो कि वह डिग्री है जिससे नमूना जनसंख्या से भिन्न हो सकता है। संभाव्यता विधियों में यादृच्छिक नमूनाकरण, व्यवस्थित नमूनाकरण और स्तरीकृत नमूनाकरण शामिल हैं। हम उनमें से प्रत्येक पर चर्चा करेंगे। यादृच्छिक नमूनाकरण संभाव्यता नमूनाकरण का सबसे शुद्ध रूप है। जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की समान और ज्ञात संभावना होती है। यादृच्छिक नमूने के लिए शर्त यह है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु की पहचान की जानी चाहिए। यादृच्छिक चयन एक स्पष्ट रूप से परिभाषित जनसंख्या में प्रभावी होता है, जो अपेक्षाकृत छोटी और आत्मनिर्भर होती है। जब जनसंख्या बड़ी होती है, तो प्रत्येक सदस्य की पहचान करना अक्सर मुश्किल या असंभव होता है, इसलिए उपलब्ध विषयों का संयोजन पक्षपाती हो जाता है। कोई व्यक्ति सभी निवासियों की सूची या मतदाता सूची या टेलीफोन निर्देशिका प्राप्त करता है और फिर यादृच्छिक संख्या तालिका से संख्याओं के अनुक्रम का उपयोग करके एक नमूना चुनता है। यादृच्छिक संख्याएं कई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भी बनाई जा सकती हैं। चित्र 15.2 देखें, जो यादृच्छिक संख्या तालिका का उपयोग करके नमूने के चयन को दर्शाता है। छवि सरल यादृच्छिक नमूने का एक उदाहरण दिखाती है। 1 से 20 क्रमांकित 20 घरों की आबादी है। यादृच्छिक संख्या तालिका का उपयोग करके 6 घरों का एक सरल यादृच्छिक नमूना तैयार किया गया था। नमूने के लिए चुने गए घरों को काले रंग में हाइलाइट किया गया है। 3, 6, 11, 14, 18 और 19 घरों का चयन किया गया। व्यवस्थित नमूनाकरण को नाम चयन तकनीक भी कहा जाता है। आवश्यक नमूना आकार की गणना करने के बाद जनसंख्या सदस्यों की सूची से प्रत्येक nth रिकॉर्ड का चयन किया जाता है। जब तक सूची में कोई छिपा हुआ क्रम नहीं होता है, तब तक यह नमूनाकरण विधि यादृच्छिक नमूनाकरण विधि जितनी ही अच्छी होती है। यादृच्छिक नमूनाकरण तकनीक पर इसका एकमात्र लाभ सरलता है। व्यवस्थित नमूनाकरण का उपयोग अक्सर कंप्यूटर फाइल से रिकॉर्ड की एक निर्दिष्ट संख्या का चयन करने के लिए किया जाता है। चित्र 15.3 में आप व्यवस्थित यादृच्छिक नमूनाकरण विधि का स्पष्टीकरण पा सकते हैं। पहली संख्या 2 को यादृच्छिक संख्या द्वारा चुना गया है। उसके बाद श्रृंखला में प्रत्येक 5वें आइटम का चयन किया गया है। यह व्यवस्थित यादृच्छिक नमूनाकरण दिखाने वाला एक आरेख है। सितारों को 1 से 20 तक क्रमांकित किया गया है। बाईं ओर सितारों की पूरी आबादी है। दाईं ओर नमूना है। व्यवस्थित नमूनाकरण में एक यादृच्छिक प्रारंभिक बिंदु चुना जाता है और फिर प्रत्येक kth तत्व का चयन किया जाता है। इस उदाहरण में प्रारंभिक बिंदु 2 है
और k का मान 4 है। इसलिए हम दूसरे तारे का चयन करते हैं, फिर छठे तारे का, फिर 10वें तारे का, और इसी तरह, जिसके परिणामस्वरूप दाईं ओर नमूना बनता है। स्तरीकृत नमूनाकरण एक व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली संभाव्यता विधि है जो यादृच्छिक नमूनाकरण से बेहतर है क्योंकि यह नमूनाकरण त्रुटि को कम करती है। एक स्तर जनसंख्या के भीतर एक समूह है जो कम से कम एक सामान्य विशेषता साझा करता है। स्तरों के उदाहरणों में पुरुष और महिलाएं या प्रबंधक और गैर प्रबंधक शामिल हो सकते हैं। शोधकर्ता सबसे पहले प्रासंगिक स्तरों और जनसंख्या में उनके वास्तविक प्रतिनिधित्व की पहचान करता है। फिर प्रत्येक स्तर से विषयों की एक पर्याप्त संख्या का चयन करने के लिए यादृच्छिक नमूनाकरण का उपयोग किया जाता है। पर्याप्त का अर्थ है नमूने का इतना बड़ा आकार कि शोधकर्ता यथोचित रूप से आश्वस्त हो सके कि स्तर जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। स्तरीकृत नमूनाकरण सबसे अच्छा तब काम करता है जब प्रत्येक स्तर के भीतर विचरण जनसंख्या के समग्र विचरण से कम होता है, और जब स्तरों में नमूना लेना सस्ता होता है। चित्र 15.4 स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण विधि को दर्शाता है। तीनों स्तरों से नमूने उनकी संख्या के अनुपात में निकाले गए हैं। छवि स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण की अवधारणा को दर्शाती है। बायां भाग जनसंख्या को दर्शाता है। इसमें असमान रूप से वितरित विभिन्न प्रकार के तत्व, वृत्त, वर्ग और हीरे शामिल हैं। दायां भाग जनसंख्या से लिया गया स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना दिखाता है। यह तत्वों के एक छोटे चयन का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक प्रकार के तत्व को नमूने में आनुपातिक रूप से दर्शाया गया है। यह नमूनाकरण विधि यह सुनिश्चित करके नमूने की सटीकता और प्रतिनिधित्व को बेहतर बनाने में मदद करती है कि सभी उपसमूहों का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व किया गया है। जब जनसंख्या एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई हो, तो क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग उपयोगी होती है। यह विधि आपको जनसंख्या को क्लस्टर में विभाजित करने और फिर उनमें से कुछ क्लस्टर को यादृच्छिक रूप से चुनने देती है। उसके बाद आप या तो चुने गए क्लस्टर में प्रत्येक सदस्य का अध्ययन कर सकते हैं, या इन क्लस्टर के भीतर से अधिक यादृच्छिक नमूने या तो सरल या व्यवस्थित ले सकते हैं। यदि आप दूसरी विधि का उपयोग करते हैं, तो इसे बहुचरणीय नमूनाकरण कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यह विधि एक आदिवासी समूह या एक समुदाय का अध्ययन करने के लिए उपयोगी हो सकती है जो फैला हुआ है। गांवों का उपयोग क्लस्टर के रूप में किया जा सकता है और यादृच्छिक रूप से चुना जा सकता है। चित्र 15.5 दिखाता है कि 16 में से 5 ब्लॉक 2, 7, 10 और 14 यादृच्छिक संख्याओं का उपयोग करके चुने गए हैं। प्रत्येक ब्लॉक में नमूनों की एक श्रृंखला होती है, जैसा कि सचित्र है। चित्र क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग विधि को दर्शाने वाला एक आरेख दिखाता है। यह 16 इकाइयों के 2 क्लस्टर को दर्शाता है। इकाइयों को अलग अलग प्रतीकों वाले वृत्तों द्वारा दर्शाया गया है। प्रत्येक क्लस्टर के भीतर सभी इकाइयों को 1 से 16 तक क्रमांकित किया गया है, जो इकाइयों को कैसे समूहीकृत किया जाता है, इसका एक स्पष्ट दृश्य प्रदान करता है। आरेख के नीचे का पाठ बताता है कि गहरे रंग के वृत्त इस पद्धति का उपयोग करके निकाले गए नमूने को दर्शाते हैं। यह आरेख यह समझने में मदद करता है कि जनसंख्या को समूहों में विभाजित करके, फिर यादृच्छिक समूहों का चयन करके और अंत में नमूने में चुने गए समूहों से सभी इकाइयों को शामिल करके क्लस्टर नमूनाकरण कैसे काम करता है। गैर संभाव्यता नमूनाकरण। गैर संभाव्यता नमूनाकरण में सदस्यों को गैरयादृच्छिक तरीके से जनसंख्या से चुना जाता है। इस पद्धति में यह जानना संभव नहीं है कि नमूना जनसंख्या से कितना भिन्न है। गैर संभाव्यता विधियों में सुविधा नमूनाकरण, निर्णय नमूनाकरण, कोटा नमूनाकरण और स्नोबॉल नमूनाकरण शामिल हैं। आइए इन गैर संभाव्यता नमूनाकरण विधियों में से प्रत्येक पर चर्चा करें। सुविधा नमूनाकरण का उपयोग खोजपूर्ण शोध में किया जाता है, जहां अन्वेषक तथ्य का एक सस्ता अनुमान चाहता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, नमूना इसलिए चुना जाता है क्योंकि यह सुविधाजनक है। इसे बेतरतीब या आकस्मिक के रूप में भी जाना जाता है। इस पद्धति में ऐसे लोगों का उपयोग किया जाता है जो आसानी से उपलब्ध होते हैं, बस आसपास होते हैं या शोध में विशेष रुचि दिखाते हैं। स्वयंसेवकों का उपयोग करना सुविधा नमूनाकरण का एक उदाहरण है।
इस पद्धति का उपयोग अक्सर प्रारंभिक शोध प्रयासों में किया जाता है ताकि यादृच्छिक नमूना चुनने के लिए आवश्यक धन या समय खर्च किए बिना परिणामों का मोटा अनुमान लगाया जा सके। बी। निर्णय नमूनाकरण एक सामान्य गैर संभाव्यता पद्धति है। शोधकर्ता अपने निर्णय के आधार पर नमूना चुनता है। यह आमतौर पर सुविधा नमूनाकरण का एक विस्तार है। उदाहरण के लिए, एक शोधकर्ता एक प्रतिनिधि गांव से संपूर्ण नमूना लेने का निर्णय ले सकता है, भले ही जनसंख्या कई गांवों में फैली हो। इस पद्धति का उपयोग करते समय शोधकर्ता को लगता है कि चुना गया नमूना पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। सी। उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण निर्णय नमूनाकरण के समान है, जहां शोधकर्ता ऐसे लोगों के समूह को लक्षित करता है जिन्हें सामान्य या औसत माना जाता है, या किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए चुना गया समूह। शोधकर्ता कभी नहीं जानता कि नमूना जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है या नहीं, और इस पद्धति का उपयोग मुख्य रूप से खोजपूर्ण शोध में किया जाता है। डी। कोटा नमूनाकरण स्तरीकृत नमूनाकरण के गैर संभाव्यता समकक्ष है। स्तरीकृत नमूनाकरण की तरह, शोधकर्ता पहले जनसंख्या में स्तरों और उनके अनुपात की पहचान करता है। फिर प्रत्येक स्तर से आवश्यक संख्या में विषयों का चयन करने के लिए सुविधा या निर्णय नमूनाकरण का उपयोग किया जाता है। शोधकर्ता बेतरतीब या आकस्मिक नमूनाकरण का उपयोग करता है और मुश्किल से पहुंचने वाले लोगों से संपर्क करने की कोशिश नहीं करता है। यह स्तरीकृत नमूनाकरण से अलग है, जहां यादृच्छिक नमूनाकरण द्वारा स्तरों को भरा जाता है। ई। स्नोबॉल नमूनाकरण एक विशेष गैर संभाव्यता विधि है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब वांछित नमूना विशेषता दुर्लभ होती है। इन स्थितियों में उत्तरदाताओं को ढूंढना बहुत कठिन या बहुत महंगा हो सकता है। स्नोबॉल नमूनाकरण अधिक विषयों को खोजने के लिए प्रारंभिक विषयों से रेफरल पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में, स्नोबॉल नमूनाकरण में उत्तरदाताओं को ढूंढना शामिल है जो फिर शोधकर्ताओं को अन्य उत्तरदाताओं के पास भेजते हैं। यह तकनीक अपेक्षाकृत छिपे हुए और कमजोर सामाजिक समूहों तक पहुंचने में मदद करती है। जबकि यह तकनीक खोज लागतों को बहुत कम कर सकती है, यह पूर्वाग्रह का परिचय देती है क्योंकि यह इस संभावना को कम करती है कि नमूना आबादी के एक अच्छे क्रॉस सेक्शन का प्रतिनिधित्व करेगा। उदाहरण के लिए, एक अन्वेषक को किसी व्यक्ति में एक दुर्लभ आनुवंशिक विशेषता मिलती है और वह बीमारी की उत्पत्ति, विरासत और कारणों को समझने के लिए उनके परिवार के पेड़ का पता लगाना शुरू कर देता है। आपने सुना होगा कि केवल मात्रात्मक शोध के लिए नमूनाकरण की आवश्यकता होती है। सच्चाई यह है कि गुणात्मक अनुसंधान में भी नमूनाकरण प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। बॉक्स 15.1 देखें। बॉक्स 15.1 गुणात्मक शोध में नमूनाकरण का उपयोग। जैसा कि बर्गर और सेरेंटकोस ने बताया है, गुणात्मक शोध के लिए निम्नलिखित तरीकों से नमूनाकरण प्रक्रियाओं का उपयोग करना काफी आम है। आय, नमूनाकरण अपेक्षाकृत छोटा होता है, जो विशिष्ट मामलों से निपटता है। 2. आकार में लचीले नमूने जिन्हें सांख्यिकीय गणना की आवश्यकता नहीं होती। 3. गैर संभाव्यता से निपटने के लिए उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण का उपयोग। 4. प्रतिनिधित्व के बजाय उपयुक्तता प्राप्त करने के लिए नमूनाकरण का उपयोग। नमूनाकरण तब होता है जब शोध चल रहा होता है, बजाय इसे शुरू करने से पहले नमूना चुनने के। अब हम नमूना आकार की गणना करने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 15.4 नमूना आकार। सर्वेक्षण के लिए सही नमूना आकार चुनने में कई कारक शामिल होते हैं, जैसे जनशक्ति संसाधन, प्रति नमूना इकाई लागत, उपलब्ध निधि, और अनुमान लगाने के लिए मापदंडों की संख्या और प्रकार। ये कारक प्रत्येक सर्वेक्षण के लिए अलग अलग होंगे। हालांकि, नमूना आकार के बारे में निर्णय लेने के लिए एक सामान्य ढांचे का उपयोग किया जा सकता है। नमूनाकरण सिद्धांत नमूना आकार का सटीक अनुमान लगाने में मदद करता है। इस प्रक्रिया में मानक त्रुटि महत्वपूर्ण है। जनसंख्या के आकार के अलावा, नमूना आकार इस पर निर्भर हो सकता है। अनुमान के लिए निर्धारित विश्वास सीमा, जनसंख्या की विविधता और जांच की जा रही विशेषता या गुण की आवृत्ति या अनुपात। नमूना आकार का अनुमान लगाने की विधि जांच के उद्देश्य या पैरामीटर के आधार पर भिन्न होती है, जैसे कि माध्य, अनुपात की गणना करना या माध्य की तुलना करना। उदाहरण के लिए, आइए बॉक्स 15.2 और 15.3 में दो मामलों पर विचार करें।
सामान्य रूप से वितरित चर के माध्य का अनुमान लगाना और अनुपात का अनुमान लगाना। इन उदाहरणों में हम मानते हैं कि नमूनाकरण सरल, यादृच्छिक और प्रतिस्थापन रहित है और जनसंख्या असीम रूप से बड़ी है। नमूना आकार की गणना करने के चरण। चरण 1, जनसंख्या के मानक विचलन का अनुमान लगाएं, जो आमतौर पर अज्ञात होता है। हालांकि एक मोटा अनुमान पर्याप्त हो सकता है। समान समस्याओं का अनुभव इस अनुमान को निर्देशित कर सकता है। एक छोटा खोजपूर्ण अध्ययन करने से मानक विचलन का अनुमान लगाने में मदद मिल सकती है। जनसंख्या में मूल्यों की सीमा अनुमान को निर्देशित कर सकती है। एक सामान्य वितरण में सीमा मानक विचलन से लगभग 6 गुना होती है। व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए अनुमानित सीमा का 5वां हिस्सा अक्सर उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि सीमा लगभग 300 जनसंख्या में सबसे कम और सबसे अधिक मूल्यों के बीच का अंतर है, तो इस सीमा का 5वां हिस्सा 60 है। इस प्रकार 60 मानक विचलन का एक मोटा अनुमान हो सकता है। चरण 2, भविष्य के नमूनाकरण अनुमान की वांछित परिशुद्धता तय करें। उदाहरण के लिए, आप किसी अनुमान को सटीक मान सकते हैं यदि उसमें 12 की विश्वास सीमाएं जुड़ी हों। चरण 3, विश्वास सीमा तय करें। आप लगभग निश्चित होना चाहेंगे या 95% विश्वास स्तर से संतुष्ट होंगे कि निर्दिष्ट सीमाएं सही माध्य को समाहित करेंगी। यह विश्वास स्तर चरण 2 में तय किए गए अंतराल को मानक त्रुटि में बदलने की अनुमति देता है। 15.5 निष्कर्ष। यूनिट 15 ने नमूनाकरण के महत्वपूर्ण विषय को कवर किया और आपको विभिन्न नमूनाकरण विधियों के बारे में प्रासंगिक जानकारी दी। इसने आपको नमूना आकार की गणना करना भी सिखाया। याद रखें कि सांख्यिकी में नमूनाकरण सिद्धांत के बारे में मिशेल 1984-239 ने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि यह संभावना के संख्यात्मक अनुमान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है कि जनसंख्या मान नमूने के आधार पर एक परिभाषित सीमा के भीतर आते हैं, जब तक कि नमूना इस तरह से चुना जाता है कि इसमें शामिल संभावनाओं की गणना को सही ठहराने के लिए आवश्यक गणितीय शर्तों को पूरा किया जाता है। इसके अतिरिक्त मिशेल ने एक अन्य प्रकार के अनुमान को स्पष्ट किया जो सैद्धांतिक व्याख्या का समर्थन करने के लिए मात्रात्मक डेटा का उपयोग करते समय उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा, इस सीमित अर्थ में प्रतिनिधि नमूना चुनने में जटिलता और विस्तार ने सांख्यिकीय नमूने में पाए गए संबंधों से विश्लेषणात्मक बयान बनाते समय शामिल एक अन्य प्रकार के अनुमान को दबा दिया है। यह अनुमान है कि नमूने में वैचारिक रूप से परिभाषित तत्वों के बीच सैद्धांतिक संबंध भी मूल आबादी पर लागू होगा। इस तरह के अनुमान का आधार नमूने की सांख्यिकीय प्रतिनिधित्वशीलता के बजाय तत्वों को समझने योग्य तरीके से जोड़ने वाले सैद्धांतिक तर्क की ताकत है।